शहर की सांझ ढल रही थी, लेकिन वासुधा के महल जैसे हवेली के आंगन में तूफान उठ चुका था। उस तूफान का नाम था सच्चाई। वो सच्चाई जो एक औरत ने अपने मोह, अपने स्वार्थ और अपने जुनून में छुपा दी थी। लेकिन आज वो परतें खुलने वाली थीं, क्योंकि आज दिव्या ने देख लिया था वो सच जिसे देखकर उसकी आत्मा कांप उठी थी, और जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। वो थी अदिति की चालें, उसकी साजिशें, उसकी वो मासूम सी हंसी के पीछे छुपा शातिर दिमाग जो अविनाश को खत्म करना चाहता था। और ये जानकर दिव्या को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। लेकिन उसने अपने आंसुओं को बहने नहीं दिया, क्योंकि अभी वक्त था लड़ने का, सच्चाई को उजागर करने का और अपने प्यार अविनाश को बचाने का, जिसकी सांसें अब उस योजना की धज्जियां उड़ने से ही बच सकती थीं जो अदिति ने महीनों से रची थी। एक ऐसा षड्यंत्र जो न केवल अविनाश की जान लेने वाला था, बल्कि वासुधा परिवार की नींव को ही हिला डालता। अगर दिव्या ने वो फाइल ना देखी होती जो गलती से अदिति की टेबल पर रह गई थी, उस फाइल में दर्ज थे वो सारे बैंक ट्रांसफर, कॉल रिकॉर्ड्स और मेडिकल रिपोर्ट्स जो ये सिद्ध करने के लिए काफी थे कि अदिति ने एक नकली डॉक्टर के जरिए अविनाश को धीरे धीरे जहर देना शुरू किया था। उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कराने की कोशिश की जा रही थी, ताकि उसे परिवार की जायदाद से बेदखल किया जा सके और उसका इलाज करने के नाम पर उसे उस रिहैब सेंटर में भेजा जा सके जहां से कभी कोई जिंदा नहीं लौटा। और यही नहीं, अदिति ने वसीयत में भी छेड़छाड़ कर दी थी, ताकि अविनाश को हटाकर सारी संपत्ति खुद के नाम करा सके। और यह सारा खेल उसने खेला था वासुधा की अनुपस्थिति में, जब वासुधा अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए कुछ हफ्तों के लिए शहर से बाहर थी। और ये वही समय था जब अदिति ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था। घर के नौकरों को बदल डाला, सीसीटीवी फुटेज मिटा दी और एक बाहरी नकली वकील को लाकर परिवार की वसीयत में चुपके से परिवर्तन करवा लिया। और अब जब वासुधा लौट चुकी थी, तो अदिति अपने अंतिम वार की तैयारी कर रही थी। एक ऐसा रसायन जो अविनाश को एक ही रात में हमेशा के लिए शांत कर देता। और कल रात वही प्लान था जब दिव्या ने अपने कानों से अदिति को फोन पर बात करते सुना। कल रात सब खत्म हो जाएगा, अविनाश के बाद रास्ता साफ होगा। और ये शब्द सुनते ही दिव्या के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखों में आग भर आई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए, बल्कि तुरंत अपने कमरे में जाकर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाला और अगली सुबह से ही अदिति के हर पल पर नजर रखने लगी। और एक एक कर उसने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। वो नकली डॉक्टर की क्लिनिक पहुंची, जहां उस डॉक्टर की सच्चाई जानकर उसका दिल दहल उठा। वो आदमी पहले भी कई केस में आरोपी रह चुका था, और अदिति ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत वापस लेने के लिए लाखों की घूंस दी थी। और फिर दिव्या ने अपने सारे सबूत लेकर पहुंची सीधा एसीपी तिवारी के पास, जो पहले से ही वासुधा परिवार के मामलों में दिलचस्पी रखता था। उसने दिव्या की बातों को गंभीरता से लिया और उसे सुरक्षा देने का वादा किया। और फिर शुरू हुई असली लड़ाई। रात का समय था, हवेली की घड़ी ने 11 बजाए। अदिति ने अविनाश के दूध में जहर मिला दिया था और वो ट्रे लेकर धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रही थी। लेकिन तभी बिजली चली गई और अंधेरे में किसी ने अदिति का हाथ पकड़ लिया। वो घबरा गई, चीखने वाली थी, लेकिन एक झपट्टा पड़ते ही उसके हाथ से ट्रे गिर गई और दूध जमीन पर बिखर गया। और फिर जैसे ही जनरेटर ऑन हुआ, सामने खड़ी थी दिव्या, हाथ में रिकॉर्डिंग डिवाइस, और उसके पीछे एसीपी तिवारी और 2 महिला पुलिस कांस्टेबल। अदिति हक्की बक्की रह गई, उसके चेहरे से रंग उड़ गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तिवारी ने उसे पकड़ लिया और बोला, अदिति, तुम्हें अपने गुनाहों की सजा अब कानून देगा। लेकिन इस सब के बीच अविनाश बेहोश हो चुका था, क्योंकि उसने पहले ही थोड़ा जहर पी लिया था। और तब दिव्या ने उसे संभाला, उसे गोद में उठाया और अस्पताल की ओर भागी। और रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अविनाश, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, हमने तो अभी साथ जीना शुरू किया है। और जैसे ही डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती किया, दिव्या जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसकी हिम्मत ने हार नहीं मानी। उसने अस्पताल में पूरी रात बिताई और सुबह जब अविनाश को होश आया, उसकी आंखों में सबसे पहला चेहरा था दिव्या का, जो उसकी हथेली थामे बैठी थी। और वो मुस्कुराया, बहुत हल्के स्वर में बोला,
तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। और तब दिव्या ने सिर झुकाकर कहा, अब कभी आपको किसी का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा, मैं हमेशा आपके साथ हूं। और फिर वहीं अस्पताल में वासुधा पहुंची, और जब उसने पूरी बात सुनी तब उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने दिव्या को गले लगा लिया और कहा, तुमने आज मेरा बेटा नहीं, मेरा विश्वास बचाया है। और वहीं अदिति को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने कई नाम उगले और ये पता चला कि वो इस साजिश में अकेली नहीं थी। उसके साथ एक और चेहरा जुड़ा था, जिसका नाम सुनते ही वासुधा और दिव्या दोनों की सांसें थम गईं। लेकिन वो एक और चौंकाने वाला खुलासा अगली कड़ी में आएगा, क्योंकि फिलहाल तो दिव्या ने साबित कर दिया कि जब एक स्त्री सच्चाई के लिए लड़ने की ठान लेती है तो कोई भी षड्यंत्र, कोई भी जहर और कोई भी दुश्मन उसके प्यार की ताकत से बड़ा नहीं हो सकता। ये थी वासुधा की कहानी का अगला बड़ा मोड़। लेकिन जब अदिति को पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा था, तभी उसने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और एसीपी तिवारी की आंखों में देखकर बोली, अभी तो यह शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। और उसका यह रहस्यमय संवाद सभी के दिल में एक अनजाना डर छोड़ गया, खासकर वासुधा के दिल में, जो हमेशा घर की रक्षा को लेकर संवेदनशील रही है। लेकिन जब उसने अदिति के इस व्यवहार पर ध्यान दिया तो उसने तिवारी से कहा कि अदिति के कॉल रिकॉर्ड्स, उसकी बैंक ट्रांजैक्शंस और उसके संपर्क में आए हर व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। और जब तिवारी ने यह सब निकलवाया तब एक चौंकाने वाला नाम सामने आया, मालिनी, जो वासुधा की सौतेली बहन थी और कई सालों से विदेश में थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से देश में रहकर छुप छुप कर कुछ षड्यंत्र रच रही थी। और उसी ने अदिति को मोहरा बनाकर घर के अंदर भटकाया था, ताकि वो हवेली पर अपना अधिकार जमा सके। और ये सुनते ही वासुधा की आंखों में एक ऐसी पीड़ा आ गई, जैसे किसी ने अतीत के सारे जख्म फिर से खोल दिए हों, क्योंकि मालिनी ही वो औरत थी जिसने वासुधा के पिता की मौत के पीछे एक गहरा राज छुपा रखा था। और अब जब अदिति जेल में थी और उसने खुद मालिनी का नाम लिया, तब एसीपी तिवारी ने तुरंत एक टीम बनाई और उसकी तलाश शुरू की। और उधर दिव्या, जो अब अविनाश की देखभाल में लगी थी, उसने महसूस किया कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अदिति की बातों से साफ लग रहा था कि उसका कोई बड़ा प्लान था और वो प्लान अब भी जारी था। इसीलिए उसने एक बार फिर वही डिवाइस एक्टिव की जो उसने अदिति की निगरानी में इस्तेमाल की थी। और उसे अदिति की एक पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें वो किसी को कह रही थी, अगर मैं फंस भी गई तो दूसरा रास्ता खुला है, डी फॉर्मूला, ऑपरेशन अग्नि। मालिनी को सब पता है। और जब उसने ये शब्द वासुधा को सुनाए तो वासुधा का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि ऑपरेशन अग्नि एक बेहद खतरनाक प्रयोग था जो वासुधा की कंपनी में कई साल पहले स्थगित कर दिया गया था, जिसमें एक बेहद खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल होता था। और अगर मालिनी के हाथ वो फॉर्मूला लग गया तो वो केवल वासुधा हवेली को नहीं बल्कि पूरे शहर को ब्लैकमेल करने की ताकत रखती थी। और इसलिए अब ये लड़ाई सिर्फ परिवार को बचाने की नहीं, पूरे समाज को बचाने की बन गई थी। और तभी एक रात दिव्या को एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अगर अविनाश को जिंदा देखना चाहती हो तो वासुधा की लैब से फॉर्मूला निकालकर हवेली के पीछे वाले कुएं के पास रख दो। और ये सुनकर दिव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अविनाश तो अब ठीक हो रहा था, लेकिन इसका मतलब था कि अब भी उसके खिलाफ कोई प्लान एक्टिव था। शायद अस्पताल में भी कोई घुस चुका था। और फिर दिव्या ने किसी को कुछ कहे बिना अस्पताल गई, वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक की और उसमें देखा कि एक सफेद कोट में कोई आदमी अविनाश के आईसीयू में गया था और कुछ इंजेक्शन छोड़कर आया था। और फिर उसी रात वो आदमी कहीं गायब हो गया। और ये देखकर दिव्या ने तुरंत एसीपी तिवारी को खबर दी। और अब ये तय हो गया कि मालिनी अदिति की गिरफ्तारी के बाद भी ऑपरेशन अग्नि को पूरा करवाना चाहती थी। और उसका अगला निशाना फिर से अविनाश ही था, क्योंकि वही उस तकनीक का संरक्षक था। और फिर वासुधा ने खुद अपनी लैब को लॉक कर दिया और उस फॉर्मूले को एक सीक्रेट वॉल्ट में शिफ्ट करवा दिया। लेकिन तभी एक और धमाका हुआ। हवेली की पुरानी दीवार के पीछे एक गुप्त सुरंग मिली, जो सीधा लैब की पिछली दीवार से जुड़ती थी।
और अब शक यकीन में बदल गया कि मालिनी ने घर के किसी सदस्य को अपने पाले में कर लिया है, जो अंदर की सारी खबरें बाहर पहुंचा रहा है। और अब दिव्या, वासुधा और एसीपी तिवारी तीनों ने मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। एक फेक फॉर्मूला तैयार करवाया गया जो हूबहू असली की तरह दिखता था, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और फिर उसी को उस कुएं के पास रख दिया गया जहां मालिनी के लोग आने वाले थे। और जैसे ही वो लोग पहुंचे, पीछे से पुलिस ने उन्हें घेर लिया। लेकिन वो लोग खाली हाथ नहीं थे, उनके पास हथियार थे और गोलियां चलने लगीं। हवेली के आसपास के लोग डर के मारे घरों में दुबक गए और उस अंधेरे में दिव्या एक खंबे के पीछे छुपकर सब देख रही थी। तभी एक गोली एसीपी तिवारी की बांह को छूती हुई निकल गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और तभी उसी अंधेरे में एक चेहरा उभरा, मालिनी अपने पूरे रौब में, और बोली, मैं जो चाहती हूं लेकर रहती हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन तभी दिव्या आगे आई और बोली, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी उसी खून से हूं जो वासुधा का है, और खून कभी धोखा नहीं देता। और फिर जो हुआ वो सब ने देखा। दिव्या ने अपनी जान पर खेलकर वो फॉर्मूला लेकर भागती मालिनी को पकड़ लिया, और जब पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाई तब वो चीखी, मैं वापस आऊंगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन इस बार दिव्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब ये कहानी तुम्हारे लिए जेल की चार दीवारी में बंद रहेगी। और उस रात जब हवेली में सब कुछ शांत हुआ तो वासुधा ने दिव्या को अपने पास बुलाकर कहा, आज तूने न केवल अविनाश को बचाया, बल्कि उस हवेली को भी जिसे मैंने वर्षों तक खून पसीने से सींचा है। तू अब सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और उस पल अविनाश, जो अब पूरी तरह ठीक था, उठकर आया और दिव्या का हाथ पकड़कर बोला, हमारी जिंदगी की अगली शुरुआत अब डर से नहीं, विश्वास से होगी। और पूरा घर तालियों से गूंज उठा। लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहां कोई खामोशी से इन सब का गवाह बना रहा। वासुधा की पुरानी वफादार नौकरानी चंपा, जिसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वो जानती थी कि मालिनी के पीछे कोई और भी था, और वो रहस्य अगले अध्याय में खुलेगा।